हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आपने चैप्टर 1 कंप्लीट किया होगा, और अगर आपने चैप्टर 1 को नहीं पढ़ा है तो वीडियोस की डाल दी है मैंने सारे पार्ट उसके, उसे देख लेना। बाकी सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं अब हम, ठीक है, जो आपका राजा, किसान और नगर, ठीक है, हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, यानी कि जो आपका सेकंड है, जिसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में आप समझोगे, बेसिकली इसमें आप भारत के प्रारंभिक साम्राज्यों को पढ़ोगे, पर उससे पहले आपको कि हड़प्पा सभ्यता के बाद हमारे भारत के उपमहाद्वीप में क्या घटनाएं घटी उनको समझना पड़ेगा, एक कालक्रम को समझना पड़ेगा। जैसा आप थंबनेल पे देख भी रहे होगे कि वैदिक काल से मौर्य साम्राज्य तक की पहले एक बार हम समझेंगे, क्योंकि ये क्लासों में जो आपके स्कूल वगैरह है या सिलेबस में वैदिक काल का जिक्र नहीं है ज्यादा करके, बात समझ रहे हो। सीधा आपको फर्स्ट चैप्टर के बाद मौर्य साम्राज्य की तरफ मूव ऑन कर दिया जाता है। बट मैं आपको ब्रीफली समझाता हूं, बिल्कुल बैकग्राउंड से, जीरो टू हीरो, समझ गए क्लियर हुआ एक्चुअली में क्या था। देखो, हमारे वैदिक काल जो था वहां से मौर्य साम्राज्य तक, हड़प्पा सभ्यता 3000 ईसा पूर्व से लेकर फिर उसके बाद आर्य आएंगे, फिर वैदिक काल शुरू होगा, फिर परिवर्तनकारी काल, सभी चीजों को समझाता हूं, ध्यान समझते हैं। अब देखो एक्चुअली में होता क्या है, हम देखते हैं। सबसे पहले एकदम प्यारे तरीके से हम बनाएंगे अपनी टाइमलाइन को। टाइमलाइन कैसे बनानी है, सबसे पहले लेंगे एक लाइन, और उस लाइन के आधार पर मैं आपको सारी चीजें बड़े ही आसानी से समझा दूंगा। मान लीजिए ये मैंने बना लिया था, अब अपनी लाइन बन गई है, ओके ओके। अब चलते हैं हम समझते हुए, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या था। आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 1, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 जो था उसको आपने पढ़ा होगा भाई, हड़प्पा सभ्यता चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा। और आप सभी जानते हो जो हड़प्पा सभ्यता है वो लगभग 2700, 2750, 3000 ईसा पूर्व के आसपास जो है वो बनना शुरू हो गई थी, यानी कि यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के लोग बसना शुरू हो गए थे। अब कहते हैं भाई हड़प्पा सभ्यता जो है 2750 ईसा पूर्व के आसपास बसना शुरू हुई, यानी कि ये वो लोग हैं जो हड़प्पा सभ्यता के अंदर बसना क्या हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, बसना शुरू हो रहे हैं। और कहते हैं लगभग लगभग आते आते 2350 ईसा पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कंप्लीटली बस गए थे। और यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता है वो क्या हो गई, बस गई। क्या हो गई, हड़प्पा सभ्यता बस गई थी। बस गई मतलब देखो, अब एकदम तो ये है नहीं कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर लोग एकदम से आगे बस गए। ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि हड़प्पा सभ्यता में लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास या सिंधु नदी के या उसके जो व्यास, सतलज, रावी व्यास है ना, उनके आसपास लोगों ने बसना शुरू कर दिया। और ये लगभग जो लोग थे 3000 ईसा पूर्व के आसपास बसना शुरू हो गए थे। और कहते हैं 2750 ईसा पूर्व तक आते आते ये लोग अच्छी मात्रा, मतलब कह सकते हो एक बड़ी जनसंख्या में यहाँ पे बस चुके थे। इन्होंने यहाँ पर बस्तियों की स्थापना कर दी थी, खेती की शुरुआत कर दी थी, इन्होंने यहाँ पर अपने शहरीपन को बनाना शुरू कर दिया था। मतलब अब यहाँ पर ये वेल स्टेब्लिश हो गए थे, ठीक है, 2350 ईसा पूर्व तक। फिर उसके बाद कहते हैं कि जो ये हड़प्पा सभ्यता के लोग थे 2350 ईसा पूर्व के बाद ये लोग लगभग लगभग 1950 ईसा पूर्व के आसपास सही से बसे रहे, समझ गए। और 1950 तक ये सही बसे रहे, सब कुछ सही चला। और इसके बाद ये खत्म होना क्या हो गए, शुरू हो गए। मतलब इन्होंने अपनी परंपराओं को त्यागना शुरू कर दिया और एक खत्म होना क्या हुए, शुरू हुए। खत्म होना शुरू मतलब लुप्त होना शुरू हो गए। आपने पढ़ा होगा कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो धीरे 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 क्या होंगे, वहां से खत्म हो जाएंगे, पलायन कर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। या फिर कई रीजन बताए जाते हैं उसके, मैंने पढ़ाई भी था आपको टॉपिक के अंदर कि हड़प्पा सभ्यता के अंत का कारण किसी को नहीं पता। सब अनुमान लगा रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कहीं और प्लान कर गए, शायद इन्होंने कहीं और स्थान बदल लिया, या फिर नदियां जो थी सूख गई, उससे लोग ये जगह छोड़कर चले गए। तो मतलब कई रीजन बताए जाते हैं। कई लोग कहते हैं बाढ़ बहुत आई है ना, क्लियर। तो बहुत सारे रीजन बताते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंत के कदम के। अब वो एकदम में खत्म नहीं हुए थे। कहते हैं 1950 ईसा पूर्व के बाद हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलना कम हो गए, समझ गए है ना। यानी कि ये लोग यहां से अब प्लान करने लग गए, इनके अंत की शुरुआत हो गई। और कहते हैं लगभग 1750 ईसा पूर्व तक आते आते, कब तक, 1750 ईसा पूर्व तक आते आते जो हड़प्पा सभ्यता थी वो क्या हो गई, बिल्कुल ही खत्म हो गई, क्लियर। अब डायरेक्ट आप चैप्टर मत कूद जाना, हड़प्पा सभ्यता क्या हो गई, खत्म हो गई, क्लियर। अब ये कैसे कहते हैं हड़प्पा सभ्यता 1750 ईसा पूर्व तक आते आते खत्म हो गई, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जितनी भी वस्तुएं मिली वो लगभग लगभग हमें वस्तुएं इस टाइम से इस टाइम के बीच की मिली। यानी कि अब अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि भैया जो हड़प्पा सभ्यता थी, क्या थी, जो हड़प्पा सभ्यता, यहां से लेकर इस टाइम के बीच की हमें हड़प्पा सभ्यता के क्या मिले, अवशेष मिले। क्या मिले, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष। किस टाइम से किस टाइम के बीच में, तो आप कहोगे कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके अवशेष मिले हमें 2750 ईसा पूर्व से लेकर, क्लियर, 1750 ईसा पूर्व के आसपास तक हमें हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलते थे, जिसमें सबसे कम अवशेष हमें इस टाइम के मिले और इस टाइम के मिले। इसका मतलब ये था कि हड़प्पा सभ्यता 2750 से ईसा पूर्व के आसपास कम अवशेष मिल रहे हैं। इसका मतलब यहां ये बनना शुरू हो रही है, स्टार्टिंग फेज में। कौन से फेज में है, स्टार्टिंग फेज में।
और 1950 से लेकर 1750 के बाद हमें हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष हैं वो मिलने कम हो गए थे। क्या हो गए थे? मिलने कम हो गए थे। इसका मतलब ये अपने एंडिंग फेज में, क्या ये अपने एंडिंग फेज में, लेकिन हड़प्पा सभ्यता डेवलप कर रही थी जब वो उन्नत अवस्था में थी। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उन्नत फेज कौन सा था, जहां पर हड़प्पा सभ्यता के लोग वेल डेवलप हो चुके थे और वो एक अच्छी जिंदगी को जी रहे थे, जहां पर हमें उनके बहुत ज्यादा क्या मिले? अवशेष। तो आप बोलोगे कि भैया लगभग 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1950 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा सभ्यता जो थी वो वेल डेवलप थी, वो स्टैब्लिश हो चुकी थी और यहां पर उन्होंने बहुत अच्छे से अपना क्या किया? सारा का सारा सिस्टम क्रिएट किया। ठीक है, तो ये एक हड़प्पा सभ्यता का डायग्राम समझ आया। अब हड़प्पा सभ्यता जैसे ही खत्म हुई तो क्या भारत खाली हो गया? अब भारत में कौन रहेगा? समझ आया? क्योंकि अगर हम कहते हैं कि हम हड़प्पा सभ्यता के पूर्वज हैं तो नो डाउट भाई हम हड़प्पा सभ्यता के पूर्वज है, हड़प्पा सभ्यता के 250 साल के बीच में फिर हमें कोई इतिहास क्यों नहीं मिल रहा? क्यों? इसका रीजन ये था कि अब जैसे ही हड़प्पा सभ्यता खत्म होती है फिर हमारे हिस्ट्री के अंदर चेंज आता है और 1500 ईसा पूर्व के आसपास, कब? 1500 ईसा पूर्व के आसपास हमारे भारत के अंदर, बात समझ गए, मध्य एशिया से कुछ लोग आकर बसना शुरू होते हैं। कब? 1500 ईसा पूर्व के आसपास हमारे भारत के अंदर मध्य एशिया से लोग आकर बसना शुरू होते हैं। अब ये जो मध्य एशिया से लोग आए, बात समझ गए, वो आकर बसना क्या होंगे? शुरू होंगे। अब जैसे ही ये मध्य एशिया से लोग आकर भारत के अंदर बसना शुरू हो रहे हैं, इन लोगों को बोला जाएगा आर्य। क्या बोला जाएगा? आर्य। ये वो लोग थे जो मध्य एशिया से आए और भारत के अंदर शिफ्ट हो गए, इनको आर्य बोलते थे। और इन लोगों की भाषा क्या थी? इन लोगों की भाषा थी संस्कृत। ये लोग संस्कृत भाषा बोला करते थे। ये लोग कहां से आए? मध्य एशिया से। अब मध्य एशिया कहां है? देखो मैं समझाता हूं। अब अगर आप भारत का मैप देख पाओगे, मतलब विश्व का मैप देखोगे, तो विश्व के मैप में आपको दिखेगा ये है हमारा देश भारत, और उस टाइम पाकिस्तान अफगानिस्तान वगैरह था नहीं। ये जो हमारा भारत है, बात समझ गए नहीं समझ गए, ये हमारा भारत उस टाइम पे। और ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये है आपका मध्य एशिया। क्या है ये? आपका मध्य एशिया। और इस मध्य एशिया की तरफ से हमारे भारत में कुछ लोग आकर क्या हो रहे हैं? बसना शुरू हो रहे हैं। अब वो हमारे भारत में कहां बसना शुरू हो रहे हैं? इधर सिंधु नदी के आसपास, इधर भारत की दिल्ली की तरफ घूम रहे हैं, इधर गंगा नदी के आसपास बसना शुरू हो रहे हैं, है ना, यमुना नदी, गंगा घाटी, इसके आसपास बसना शुरू हो रहे हैं। और इस तरह ये लोग जो भारत के अंदर बसना शुरू हुए, देखो सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता तो वो सिंधु नदी के आसपास थी, लेकिन ये जो आर्य आए ये सिंधु नदी तो बसे लेकिन सिंधु से आगे चले गए और ये इधर यमुना नदी और गंगा नदी वहां पर ज्यादा बस गए, और गंगा नदी के आसपास इन्होंने अपना मेन गढ़ बना लिया। इसीलिए आप एक चीज नोटिस करी होगी कि कनिंगम को जो वस्तुएं मिली थी वो कह रहा है वो गंगा घाटी की है, और वो कह रहा है नहीं मुझे तो किसी और की ढूंढनी है, मुझे इससे पुराना इतिहास ढूंढना है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं जानकारी थी कि मेसोपोटामिया के समकालीन हमारा इतिहास है। समझ रहे हो? तो कहां से कहानी कहां घूम रही थी। तो गंगा घाटी सभ्यता मतलब वो मौर्य वगैरह जो मगध साम्राज्य वगैरह था ना, उनको बताना चाह रहा था। ठीक है, तो यहां पर लोग बसना शुरू हो गए। अब ये मध्य एशिया से, और ये जो लोग थे मध्य एशिया से आए, इनको क्या बोलते थे? आर्य। क्या बोलते थे इनसे? आर्य। और यही भारत के अंदर बसेंगे, यही हमारे एक्चुअली पूर्वज। समझ गए? इन्हीं के नाम से पड़ेगा भारत का नाम आर्यवर्त। आपने सुना होगा ना महाभारत वगैरह पुरानी कथाओं में कि भारत को आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इन आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत। महत्वपूर्ण बात क्या थी? ये आर्य एजुकेट थे, ये आर्य जो थे पढ़े लिखे थे। क्या थे? आर्य पढ़े लिखे। इनको किताबें वगैरह पढ़ने लिखने की नॉलेज बहुत अच्छी थी। बात समझ गए? और ये सांस्कृतिक जो थे, कल्चरल थे, धार्मिक थे, और इन ये जो लोग थे, बात समझ गए, यही लोग भारत में आकर वेदों की स्थापना करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि भारत के अंदर ये जो आर्य आए मध्य एशिया से आकर भारत के अंदर बसने लग गए। अब ये जो भारत में आकर आर्य बसने लगे, ये 1500 ईसा पूर्व के आसपास बसना शुरू हो गए, और ये हड़प्पा सभ्यता खत्म होने के लगभग 250 साल का जो गैप आ रहा है, देखो 1750 के बाद 1500, तो जो 250 साल का गैप है ना, इस वाले गैप को बोलते हैं परिवर्तनकारी काल। क्या बोलते हैं इस वाले गैप को? परिवर्तनकारी काल। बात समझ गए? परिवर्तनकारी काल, या फिर बोल सकते हो ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं बेसिकली इसको। ट्रांजिशन पीरियड का मतलब होता है, क्लियर, एक ऐसा टाइम जब एक चीज खत्म होकर दूसरी चीज की शुरुआत हो रही है। यानी कि इन 250 सालों के अंदर भारत में मध्य एशिया से यानी कि पश्चिम की तरफ से लोग आकर बसना शुरू हो रहे हैं, और ये लोग कौन है? आर्य। अब ये जो लोग बसना शुरू हुए, एजुकेट है, पढ़े लिखे लोग हैं, और ये 1500 ईसा पूर्व के आसपास भारत के अंदर बस गए। और इन्होंने 1500 से लेकर, कब से लेकर? 1500 ईसा पूर्व से लेकर इन लोगों ने भारत में कब तक? 1500 ईसा पूर्व से लेकर, आप कहोगे कि भैया 1500 ईसा पूर्व से लेकर लगभग इन्होंने 600 ईसा पूर्व तक भारत में क्या किया? अपना सारा का सारा सिस्टम क्रिएट किया, और ये भारत के अंदर उन्नत अवस्था में बसते हुए चले गए। इसके बाद भारत में लोग बसते ही चले जाएंगे, बसते ही चले जाएंगे, फिर उनके बाद कोई, 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 मतलब एक फेज शुरू हो जाएगा भंडारे की लाइन की तरह, वो आ रहा है, वो आ रहा है, आ रहा है, कभी लाइन खत्म नहीं होगी, और इसी तरह हम आ जाएंगे। समझ गए नहीं समझ गए? वंश चलते रहेंगे, राजवंश, राजतंत्र, राजा के बाद दूसरा राजा, तीसरा राजा, चौथा राजा, चलता ही रहेगा ये। मतलब ये है हमारे, मतलब यहाँ से हमारा इतिहास शुरू हुआ, मतलब हमारा ये इतिहास का ये भी हिस्सा है, पर यहाँ से हमारी कंटिन्यूटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? कंटिन्यूटी। ठीक है,
अब जो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व का टाइम था, इस टाइम को कहा जाता है वैदिक काल। क्या कहा जाता है? वैदिक काल। जो आपको पता है आपका सिलेबस का हिस्सा नहीं है, क्योंकि सीधा आपको वो कहां ले जाएगा, वैसे ही जैसे आप हड़प्पा सभ्यता खत्म करोगे पहला चैप्टर, उसके बाद सीधा आपको 600 पूर्व ले जाएगा। समझ गए? आपकी 12th क्लास की हिस्ट्री के अंदर 1500 ईसा हड़प्पा सभ्यता के बाद सीधा यहां से इतिहास शुरू होगा आपका, यानी कि इस बीच का इतिहास जो है वो गायब है। बट मैंने कहा इस बीच का इतिहास आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो इतिहास है जो बाकी का आपका जो आगे का इतिहास होगा उसको कनेक्ट करेगा। समझ गए? अब मैं स्कूल की तरह तो पढ़ा नहीं जाऊं टीचरों की तरह, हम तरीके समझते हुए चलेंगे बारीकी से एक एक चीज को। समझ गए? बिल्कुल बैकग्राउंड से कहानी को। तो जो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व का टाइम था, इसको बोला गया वैदिक काल। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको वैदिक काल क्यों कहा गया? इसको वैदिक काल इसलिए कहा गया था क्योंकि यही वो टाइम था जब भारत के अंदर किसकी रचना हुई? जब भारत के अंदर वेदों की रचना हुई। किसकी रचना हुई? वेदों की रचना। यानी कि कौन से वेद भैया? वही वेद, भारत के अंदर 4 वेदों की क्या हुई इस टाइम पे? रचना, जिससे हमारे समाज को बांटा जाएगा। यानी कि 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व का जो टाइम है, यही वो टाइम है जब भारत के अंदर चेंज आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? चेंज। वो चेंज क्या है उनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी टाइम पर भारत में समाज बनेगा। क्या बनेगा? देखो, सबसे पहला चेंज, यही वो टाइम है जब भारत के अंदर किसकी स्थापना हो रही है? समाज, सोसाइटी बनाएंगे लोग। क्लियर? यानी कि यही लोग जो आ रहे थे, ये भारत के अंदर सोसाइटी क्रिएट कर देंगे। यही वो लोग हैं जो भारत के अंदर आकर क्या कर देंगे? संस्कृति ले आएंगे, और यहाँ पर हमारा हिंदू कल्चर आएगा। यही वो सनातनी लोग हैं। समझ गए? संस्कृति ले आएंगे। और यही वो टाइम है जब हमारे भारत के अंदर साम्राज्यों की क्या हो जाएगी? स्थापना। इन्हीं के बाद हमारे देश में क्या बन जाएंगे? साम्राज्य। समझ गए? नहीं समझ गए? क्लियर? तो ये परिवर्तन आ रहे हैं, समाज, संस्कृति, साम्राज्य, धार्मिक, राजनीतिक परिवर्तन आ रहे हैं। तो ये परिवर्तन लेकर आए कौन? ये आर्य लोग। ठीक है? अब जो ये वैदिक काल था, बात समझ गए? इस वैदिक काल में क्या हो रहा है? तो मैंने आपको समझाया कि भैया इस वैदिक काल के अंदर वेदों की रचना हुई। इन आर्यों ने किसकी रचना करी? वेदों की। अब जो उन्होंने वेद लिखे वो कौन कौन से वेद थे? सबसे पहले उन्होंने वेद लिखा जिसका नाम था ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। बात समझ गए? सबसे पहला वेद ऋग्वेद। दूसरा इन्होंने जो वेद लिखा उसका नाम था यजुर्वेद। क्या नाम था उसका? यजुर्वेद। और तीसरा उसके बाद इन्होंने जो वेद लिखा उसका नाम था सामवेद। कौन सा वेद था? सामवेद। और चौथा जो वेद था उसका नाम था अथर्ववेद। सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। सबसे पहला वेद ऋग्वेद। समझ गए? वो वेद जिसमें भगवानों के बारे में, भगवानों की स्तुति के बारे में, समझ गए, वो किसमें लिखा है? ऋग्वेद में। यजुर्वेद में यज्ञों के बारे में लिखा है, बलि प्रथा वगैरह। ठीक है? भगवानों की पूजा वगैरह कैसे की जाएगी। सामवेद के अंदर गीत, गायत्री मंत्र वगैरह सब लिखे हैं। अथर्ववेद के अंदर जादू टोनों के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है? ये चारों वेद थे, और ये चारों वेद इनके द्वारा लिखे जाएंगे। ये चारों वेद 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में लिखे गए, इसीलिए इस टाइम को वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है? अब इन वेदों के बाद उपनिषद लिखे जाएंगे। बात समझ रहे हो? इन वेदों के बाद इस टाइम पर पौराणिक गाथाएं, कहानियां लिखी जाएंगी। समझ गए? और यही वो टाइम था जब भारत को 4 सोसाइटी के अंदर बांटा जाएगा इन वेदों के आधार पर। और इसके बाद हमारा जो समाज है वो सोसाइटी में बढ़ जाएगा, और हमारे समाज में 4 वर्ण बनेंगे। कितने वर्ण बनेंगे? 4 वर्णों के अंदर हमारा समाज बढ़ जाएगा इस टाइम पर। समझ गए? और वो 4 वर्ण कौन कौन से होंगे? वो 4 वर्ण होंगे ब्राह्मण। समझ गए? दूसरा क्या होगा? वो क्षत्रिय होंगे। क्या होंगे? क्षत्रिय। और तीसरा क्या होगा? वैश्य। क्या हो जाएगा? वैश्य। और चौथा हो जाएगा शूद्र। क्या हो जाएगा चौथा भाई? शूद्र हो जाएगा। इत्मीनान समझते रहना। यानी कि सोसाइटी बढ़ रही है। अब ये बोल देंगे कि भैया जो ब्राह्मण है उनका काम होगा यज्ञ करना, दान करना, दान देना, दान लेना, शिक्षा देना, जितने पवित्र कार्य सब कौन करेंगे? ब्राह्मण। क्षत्रिय काम होगा राजा बनना, जनता की सेवा करना, सुरक्षा करना। समझ गए? नहीं समझ? युद्ध करना। वैश्य काम होगा कृषि, गोपालन करना, टैक्स देना। बात समझ गए? नहीं समझ गए? क्लियर? और शूद्र काम होगा चारों वर्णों की सेवा करना। इनके लिए अलग से बुक लिखी जाती है मनुस्मृति। इनके लिए जो बुक लिखी गई वो क्या लिखी गई? मनुस्मृति। चांडालों वगैरह के लिए। बात समझ गए? चांडाल जो नीची जाति के लोग थे उनके लिए जो क्रियाकलाप होंगे उनके लिए एक बुक लिखी जाएगी मनुस्मृति। इसी बुक को जलाने की बात कही थी भीमराव अम्बेडकर ने कि मैं मनुस्मृति को नहीं मानता। समझ गए? क्लियर है? तो ये 4 वेद बनेंगे, चारों सोसाइटी बनेगी, 4 वर्ण व्यवस्था बनाई जाएगी। यानी कि अब हमारी सोसाइटी के अंदर एक क्लास आ जाएगा भाई, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। बात समझ गए? और इस तरह हमारा सोसाइटी बंटना शुरू हो जाएगी। लेकिन ध्यान सुनो इस बात को कि जो वैदिक काल, इस टाइम पर गाय जो है ना, गाय वो बहुत पवित्र क्या बन जाएगी? पशु बन जाएगी। और गाय को मारना इंसान के मारने से ज्यादा क्या था? खतरनाक। अगर आपने इंसान मार दी एक बार बच जाओगे, गाय मार दी तो भैया आपको तो फिर भगवान ही बचाए। ठीक? तो इस टाइम पे गाय पवित्र जानवर थी। समझ रहे हो? और जो ये लोग आए थे, वैदिक काल जो है उसको 2 भागों में पढ़ा जाता है। वैदिक काल को कितने भागों में पढ़ते हैं? 2 भागों में। सबसे पहला होता है वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के आसपास। जो यहां से लेकर यहां तक का वैदिक काल था ना, ये सबसे बढ़िया वैदिक काल था। इसको बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। क्या बोलते हैं इसको? उत्तर वैदिक नहीं, इसको बोलते हैं ऋग वैदिक काल। इस वाले टाइम को क्या बोलते हैं? इस वाले टाइम को बोलते हैं ऋग वैदिक काल। क्या बोलते हैं इसको? ऋग वैदिक काल। बात समझ गए? जो शुरू का टाइम था इसको बोलते हैं ऋग वैदिक काल।
उसके बाद जो यहाँ पर टाइम था इसको बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। अब जो ये उत्तर वैदिक काल था ना, ये ज्यादा खतरनाक था। ऋग वैदिक काल सही था, मतलब 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व का जो वैदिक काल था, शुरुआत का जो वैदिक काल था वो सही था, क्योंकि शुरुआत वाले वैदिक काल में जो ये लोग आए थे, इन्होंने जो वेदों की रचना करी, सोसाइटी बनाई, वो इतनी हार्ड नहीं थी, उसमें इतने कठोर नहीं थे, उसमें इतना भेदभाव नहीं था। क्योंकि शुरू में जो ये वर्ण व्यवस्था थी, ध्यान रखना, तो आपसे मैं एक बात बोलता हूं कि जो वर्ण व्यवस्था है ये शुरू में का मतलब क्या है मेरा, शुरू का मतलब है लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के आसपास तक ये जो वर्ण व्यवस्था है ये कर्म पे आधारित थी। किस पे आधारित थी? कर्म पे। यानी कि आप जो कर्म करोगे, जैसे आप पढ़ा रहे हो तो आप ब्राह्मण हो, आप अगर युद्ध कर रहे हो तो आप क्षत्रिय हो, मतलब ये जन्म पे आधारित नहीं थी, ये कर्म पे आधारित थी, और कठोर नहीं थी, भेदभाव नहीं था। मतलब शुरू में वैदिक काल में बहुत अच्छा था धर्म, बहुत अच्छी थी वर्ण व्यवस्था, क्लास जो थी वो आपके कर्म पे आधारित थी, और होनी भी ऐसी चाहिए थी भाई। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जन्म से हम किसी को थोड़ी कह सकते कि भाई ये ब्राह्मण है तो पढ़ा लिखा ही होगा, नहीं ये शूद्र है तो भाई पढ़ ही नहीं सकता। भीमराव अम्बेडकर निकले ना उनमें से, बात समझ गए? तो शुरू में जो क्लास थी वो क्या थी? जन्म आधारित या कर्म आधारित? कर्म आधारित थी। लेकिन आगे चलकर ये जो वर्ण व्यवस्था है इसको ब्राह्मणों ने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, ये वर्ण व्यवस्था आगे चलकर क्या हो गई, बाद में जाकर, और अभी भी क्या है, बाद में जाकर ये जन्म आधारित हो गई। बाद में कब? 1000 ईसा पूर्व के बाद से लेकर, बात समझ गए नहीं समझ गए, कब तक? ये 600 ईसा पूर्व के आसपास तक ये क्या हो गई थी, जन्म आधारित हो गई। यानी कि बाद में इसको ब्राह्मणों ने जन्म आधारित कर दिया। अब जिस जाति में, जिस वर्ण में आप जन्म लोगे वही आपका क्या होगा, वर्ण और जाति होगा, उसी के अनुसार आपको अब जीवन जीना है। समझ रहे हो? क्लियर? तो ये बाद में कठोर हो गई, यानी कि इस टाइम पर नियम क्या थे, सरल थे, इस टाइम पर उपाय क्या थे, सरल। तो क्या इस टाइम पर कोई विवाद होता होगा? नहीं, इस टाइम पर क्या थे, नियम कठोर हो गए। क्या हो गए? नियम कठोर, उनको सख्ती से पालन करना पड़ेगा। समझ गए? इसीलिए आपको थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ाऊंगा, जब मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। समझ गए? अब एक बात समझो, आप थर्ड चैप्टर में आप महाभारत पढ़ोगे, वहां 4 वर्ण व्यवस्था पढ़ोगे। अब अगर आप वर्ण व्यवस्था पढ़ रहे हो और आपने ये पता ही नहीं है कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कहां से हुई, तुम क्या खाक पढ़ रहे हो? समझ आया कि जो वर्ण व्यवस्था है बनी कब थी, बनी कहां थी, किसने बनाई थी? तो तुम कितना भी पढ़ लो, मैंने कहा ना, जब तक तुम उसके डेप्थ में नहीं जाओगे, जब तक तुम उसके मेन बातों को नहीं जानोगे, तब तक आप फिर लिपापोती कर रहे हो, खत्म कत्ती नहीं कर पाओगे आप। तो समझे? तो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति यही हुई थी, जिसे आप थर्ड में पढ़ोगे। सीधा साम्राज्य नहीं पढ़ना आपको, अभी साम्राज्य भी समझाऊंगा मैं आपको। तो वर्ण व्यवस्था यही बनी थी, यही सोसाइटी बनाई गई थी, और ये सोसाइटी धीरे धीरे डेवलप होती चली जाएगी। अब इसी सोसाइटी में क्लास आ जाएगा, फिर इस सोसाइटी के अंदर भेदभाव आ जाएगा। यही भेदभाव को चुनौती देने के लिए कौन आएंगे? क्योंकि ये जो तुमने बाद में जन्म आधारित कर दी, फिर जो भेदभाव हो रहा है, और ब्राह्मणों ने अपनी प्रभुसत्ता को बढ़ा लिया, जो अंधविश्वास फैला देंगे वो लोग, यज्ञ बलि प्रथाओं की जो कुप्रथाएं बढ़ा दी जाएंगी, उसी चीज को काउंटर करने के लिए फिर कौन लोग आएंगे? समझ गए? उसी चीज को काउंटर करने के लिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म की स्थापना होगी। चैप्टर 4 में उसको पढ़ेंगे। समझ रहे हो? और जो समाज हमने यहाँ बनाया है, उसी समाज के बाद यहाँ पर जो साम्राज्य बनेंगे, वो साम्राज्य भी शुरू करेंगे हम। समझ गए? अब धीरे धीरे हमारे समाज में क्या हो रहा है, हमारे देश में लोग स्टैब्लिश हो रहे हैं, बस रहे हैं। समझ गए? ये सारा टाइम था वैदिक काल का, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम था ये। समझ गए? और फिर इसके बाद 600 ईसा पूर्व के बाद जो है वो टाइम आता है, और 600 ईसा पूर्व से लेकर, कब से लेकर? 600 ईसा पूर्व से लेकर फिर जीरो आ जाएगा, बीच में ईसा मसीह का क्या हो जाएगा, जन्म, जीरो आ गया। ठीक है, क्या हो गया? ईसा मसीह का जन्म। और फिर आएगा लास्ट में 600 ईस्वी। क्या आएगा? 600 ईस्वी, यानी कि एडी। अब जो ये 600 ईस्वी है, इस टाइम के बीच में हमारे देश में कई परिवर्तन होंगे। समझ गए नहीं समझ गए? और इसी टाइम से लेकर इस टाइम के बीच में हमारे देश के अंदर जो कई परिवर्तन होंगे, वो परिवर्तन थे कि हमारे टाइम पर, इस टाइम पर समाज हमारा वेल स्टैब्लिश हो चुका है, उसमें भेदभाव आ चुका है, संस्कृतियां अपने लेवल पे आ चुकी हैं, साम्राज्यों की स्थापना हो चुकी है। अब ये रनिंग करेंगे, क्या करेंगे? अब ये रनिंग। समझ आया? तो इस टाइम पर हमारे देश में क्या बन चुके हैं? समाज बन चुका है, सोसाइटी बन चुकी है। दूसरा हमने क्या बोला? साम्राज्यों की संस्कृतियां बन चुकी है। संस्कृति क्या हो चुकी है? बन चुकी है। क्लियर है? अब यहां पर क्या बन चुकी है? संस्कृति बन चुकी है। क्लियर? हिंदू धर्म की संस्कृति आ चुकी है, यज्ञ वगैरह, आडंबर वगैरह वो सब आ चुके हैं। समाज में 4 वर्ण व्यवस्था बन चुकी है। और यही वो टाइम था जब हमारे भारत के अंदर साम्राज्यों की भी क्या हो गई? स्थापना। समझ गए? किसकी स्थापना हो चुकी है? साम्राज्यों की स्थापना। अब हमें चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है। अब मेरी बात को ध्यान रखना, जो आपका 2 चैप्टर है राजा, किसान और नगर, उसकी टाइमिंग है 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी। जो आपका 3rd चैप्टर है बंधुत्व, जाति और वर्ग, उसकी टाइमिंग भी है 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी। आप देख लेना बुक खोल के चाहे तो। जो 4th चैप्टर है हमारा, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, उसकी टाइमिंग भी 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी है। यानी कि जो अब लास्ट के 3 चैप्टर हैं आपके, वो इस टाइम के हैं। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? मध्यकाल। समझ गए? तो आपके फर्स्ट बुक में 4 चैप्टर हैं, हड़प्पा सभ्यता, मौर्य वाला,
महाभारत और बौद्ध धर्म जैन धर्म वाला। तो आपने हड़प्पा सभ्यता का पढ़ लिया, तो हड़प्पा सभ्यता अलग ही फेज में है थोड़ा सा, समझ रहे हो। फिर आता है वैदिक काल, तो वैदिक काल आपके सिलेबस में उसने दिया ही नहीं है, बट मैंने कहा दिया नहीं है तो आपको पढ़ोगे नहीं, मैं तो पढ़ाता हूं भाई। क्यों? क्योंकि बिना पढ़े आप आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा नहीं कि सोसाइटी बनी कहां, समाज बना कहां, वर्ण व्यवस्था आई कहां, वैदिक काल से क्या जुड़ा हुआ था। वैदिक काल से जुड़ी की सारी कहानी, क्योंकि अगर वैदिक काल आता नहीं तो ये तीनों चीजें बनती नहीं, और ये तीनों चीजें बनती नहीं तो बौद्ध धर्म, क्योंकि वैदिक काल नहीं आता, ये वर्ण व्यवस्था शुरू नहीं होती तो बौद्ध धर्म जैन धर्म नहीं आता। वैदिक काल नहीं आता, सोसाइटी नहीं बनती, ये क्षत्रिय वगैरह नहीं होते, तो भैया फिर आगे क्या होता, साम्राज्यों की स्थापना नहीं होती। वैदिक काल नहीं आता, 16 महाजनपद नहीं आते। वैदिक काल नहीं आता, हमारे देश के अंदर सोसाइटी नहीं बनती। तो वो समझ में आया आपको, ये थे लोग सब जो आ रहे थे, समझ गए, क्लियर। अब हमारे भारत में साम्राज्यों की स्थापना हुई। अब जो साम्राज्य है वो स्थापित कहां पर हुए, तो हमारे भारत के अंदर साम्राज्य जो है वो स्थापित हुए कहां पर, गंगा घाटी में। कहां स्थापित हुए, गंगा घाटी। अब गंगा घाटी में स्थापित क्यों हुए, देखो हमारे भारत के अंदर राज्य, हमारे भारत के अंदर गंगा घाटी और कुछ नदियों के आसपास अब क्या होंगे, कुछ राज्य उभरेंगे, उन राज्यों को बोला जाएगा महाजनपद। और हमारे भारत में, बात समझ गए नहीं समझ गए, इस टाइम पर गंगा घाटी के आसपास और इस टाइम पर हमारे भारत के अंदर कितने महाजनपदों का उदय होगा, 16 महाजनपदों का उदय होगा। कितने महाजनपदों का, 16। ये सारे महाजनपद जो हैं गंगा घाटी के नहीं थे, मतलब पूरे भारत में 16 महाजनपद आएंगे। और यही वो टाइम जब भारत के अंदर क्या होगा, 16 महाजनपदों का उदय हो जाएगा। ये 16 महाजनपद में अवध, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, तक्षशिला, उज्जैनी, बात समझ गए, ऐसे कई महाजनपद होंगे। कितने, 16। और ये 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहां से मिलती है, इस बात की जानकारी मिलती है कि उस टाइम पर 16 महाजनपद थे हमारे भारत के अंदर। एक बुक थी बौद्ध धर्म की, उसका नाम है अंगुतर निकाय। क्या नाम है उस बुक का, अंगुतर निकाय। अभी जो अंगुतर निकाय नाम की पुस्तक है, बौद्ध धर्म की पुस्तक है बेसिकली, इस पुस्तक में हमें जानकारी मिलती है कि भारत में 600 ईसा पूर्व के आसपास क्या हुए, 16 महाजनपदों का उदय हुआ। तो वो क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम है, इस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइम को भी हम लोग बोलते हैं परिवर्तनकारी काल। क्या बोलते हैं इसको हम, परिवर्तनकारी काल। क्यों बोलते हैं भाई परिवर्तनकारी काल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कहेगा बताओ कि 600 ईस्वी से लेकर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में हमारे भारत के अंदर परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है, इसको परिवर्तनकारी काल क्यों बोलते हैं इस टाइम को। तो आप बोलोगे भैया परिवर्तनकारी काल कहने का जो हमारा रीजन है वो रीजन बहुत सिंपल है। इसका पहला रीजन है कि यही वो टाइम था, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूं ना ताकि मुझको लिखने की क्या मिल जाएगी, जगह मिल जाएगी। तो परिवर्तनकारी काल क्यों बोलते हैं, तो आप बोलोगे भैया यही वो टाइम है जब क्या हुआ, महाजनपदों का उदय हुआ। किसका उदय हुआ, महाजनपदों का। बात समझ गए, महाजनपदों का उदय। कितने महाजनपदों का उदय हुआ, 16। क्लियर है, अभी पढ़ाऊंगा आगे उनको। यही वो टाइम है जब आप कहोगे भैया भारत के अंदर साम्राज्यों की स्थापना होगी। किसकी स्थापना होगी, साम्राज्यों की स्थापना। अच्छा साम्राज्यों की स्थापना होगी तो क्या होगा, राजा आएंगे, मंत्री आएंगे, सेना की नीड पड़ेगी, टैक्स लगाया जाएगा, सिस्टम क्रिएट होगा, समझ गए, नियम बनाएंगे ब्राह्मण, लागू करवाएंगे क्षत्रिय राजा, पालन करवाएगी सेना, समझ गए, ये पूरा सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। तीसरा यही वो टाइम था जब व्यापार बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, व्यापार। व्यापार को क्या मिलेगा, बढ़ावा। अब दूर दूर का व्यापार होगा, वस्तु विनिमय बढ़ जाएगा, फिर मुद्रा का यूज करने लग जाएंगे ये लोग। यही वो टाइम है जब सिक्कों का प्रचलन शुरू हो जाएगा, क्योंकि व्यापार बढ़ रहा है तो सिक्कों का प्रचलन क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और यही वो टाइम है जब भारत के अंदर लोहे की खोज हो जाएगी, यानी कि किसका प्रयोग हो जाएगा, लोहे का प्रयोग। क्योंकि आप सभी को बताया था मैंने आपको, लोहे का प्रयोग इस टाइम पर क्या हो जाएगा, शुरू। तो इसीलिए क्वेश्चन भी मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूं कि वो चीज, वो धातु जो इंसान ने सबसे पहले यूज करी, तांबा, लेकिन वो धातु जिसने पूरे इतिहास को बदल दिया वो लोहा थी। लोहे ने युद्धों को जन्म दिया, लोहे ने उपकरणों को जन्म दिया, समझ गए। तो लोहे का प्रयोग बढ़ जाएगा। यही वो टाइम था जब विचारक आएंगे। क्या आएंगे, अब विचारक आ जाएंगे अलग अलग, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। क्यों, क्योंकि वर्ण व्यवस्था आ चुकी है, विचारकों का क्या होगा, उदय होगा। यही वो टाइम था जब किसका उदय होगा, विचारकों का उदय। संस्कृतियां आपस में टकराएंगी, नई संस्कृतियां बनेंगी आपस में। बात समझ गए, समझ गए। महाजनपदों का उदय, साम्राज्यों की स्थापना, व्यापार को बढ़ावा, सिक्कों का प्रचलन, लोहे का प्रयोग, विचारकों का उदय। तो ये सारे परिवर्तन थे जो इसके बाद आए। बात समझ रहे हो। खेती के अंदर क्या आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। खेती का क्या आ जाएगा, खेती के अंदर बदलाव। बात समझ गए। अब खेती के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, नहरें खोदी जाएंगी खेती में, खेती के अंदर नहीं, खेती में बदलाव लिख लो। खेती में क्या आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। बात समझ गए, क्लियर। तो ये वो सारे परिवर्तन थे जिसने हमारी सोसाइटी को चेंज किया। खेती के अंदर क्या आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। महाजनपदों की क्या हो जाएगी, स्थापना। और महाजनपद की जानकारी कहां मिलती है, अंगुतर निकाय से, बुक है वो, ठीक है। और इस तरह आपको एक बात समझ में आएगी कि हमारे समाज में जो हम चैप्टर पढ़ने वाले, अब जो हम चैप्टर पढ़ेंगे आपका सेकंड, वो एकदम से शुरू नहीं हुआ, शुरू कहां से हुआ। समझ में आई मेरी बात। ये अगर आपके दिमाग में ये वाला टॉपिक घुस गया है ना, अगर वीडियो नहीं समझ आई हो तो एक बार दोबारा देखना, तभी जाकर आपको सेकंड चैप्टर पढ़ने में मजा आएगा। क्लियर है मेरी बात, समझ गए।
तो यहां से लेकर यहां तक की सारी कहानी हमने खत्म करी। अब हमें जो पढ़ना है तीनों चैप्टर लास्ट के, वो यहां से लेकर यहां तक के पढ़ने हैं। इसमें पहले हमें क्या पढ़ना है? पहले हमें पढ़ना है साम्राज्य, फिर क्या पढ़ना है? समाज, फिर पढ़ना है संस्कृति। यानी कि अब हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में साम्राज्य, थर्ड में संस्कृति, चौथे में थर्ड में समाज और चौथे में संस्कृति पढ़ेंगे। दो नहीं संस्कृति, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म जैन धर्म का उदय क्यों हुआ? हिंदू धर्म के अंदर बुराइयों को खत्म करने के लिए ना, वो एक अलग कॉन्सेप्ट देंगे। तो आई थिंक आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी। अब हम यहाँ पर चलते हैं गंगा घाटी वाले मैटर को समझने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया। अब देखो वो क्या भी रहा है आपसे क्वेश्चन में, मैंने भी आपको पढ़ाया ना कि परिवर्तनकारी काल क्यों कहा जाता है। तो समझ गए आप लोग कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व को परिवर्तनकारी काल क्यों कहा जाता है। तो मैंने आपको समझाया कि परिवर्तनकारी काल कहे जाने के पीछे कई रीजन है। सबसे पहला कि इस टाइम पर कितने महाजनपदों का होगा? 16 महाजनपदों की स्थापना होगी। और ये 16 महाजनपद जो है उन्हीं में से हमारी जो कहानी शुरू होगी, वो कहां शुरू होगी? हमारी कहानी शुरू होगी मगध से। कहां से? मगध। हम पढ़ेंगे कि जो 16 महाजनपद बने, इन 16 महाजनपदों में से एक था मगध। और जो मगध महाजनपद था, उसी मगध महाजनपद में भारत का पहला साम्राज्य हर्यक वंश जो है उसकी स्थापना होगी। हर्यक वंश, फिर उसके बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश। बात समझ गए? और ऐसे करते हुए 7 वंश मगध पर शासन करेंगे। और इन्हीं 7 वंशों में से हमें मौर्य वंश को डिटेल में पढ़ना है। बट मौर्य वंश से पहले नंद वंश था, नंद वंश से पहले शिशुनाग वंश था, उससे पहले क्या था? आपका हर्यक वंश। कहानी वहां से शुरू होगी। मैं बिल्कुल डीप से पढ़ाते हुए लेके चलूंगा आपको, तसल्ली से। बात समझ गए? क्लियर है? और प्रारंभिक राज्यों साम्राज्यों का उदय पढ़ेंगे हम इसके अंदर। ठीक है, यही वो टाइम है भारत में राज्यों का उदय हुआ, साम्राज्यों का उदय हुआ, लोहे का प्रयोग बढ़ गया इस टाइम पर हमारे भारत के अंदर। बात समझ गए? सिक्कों का प्रचलन बढ़ गया। समझ गए? बौद्ध धर्म जैन धर्म जैसी विचारधारा का स्थापना हुआ। कृषि में क्या है बदलाव? ये सारे परिवर्तन मैंने आपको पढ़ाए। इसीलिए छठी शताब्दी ईसा पूर्व को क्या बोलते हैं? परिवर्तनकारी काल। अगर छठी ना पूछे ना आपसे, वो पूछ रहे प्रथम शताब्दी को परिवर्तनकारी काल क्यों बोलते हैं, तब भी आपका आंसर क्या होगा? यही होगा। वो द्वितीय पूछ रहे तब भी आपका आंसर क्या होगा? यही होगा। इट्स मीन कि इसका मतलब ये परिवर्तन जो है ये 600 ईसा पूर्व से लेकर लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक आए थे। इससे बीच में कोई भी क्वेश्चन लगाकर पूछ ले, आपका आंसर यही होगा कि परिवर्तन क्या आए, तो आप बोलोगे यही परिवर्तन आए थे। समझ गए? नहीं समझ गए? अब इसके बाद तो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम, है ना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम समझेंगे मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको वाला टॉपिक समझ में आ गया महत्वपूर्ण, तो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे? मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। समझ गए सारी कहानी को आप लोग? आई थिंक आपको सारी बात समझ में आई होगी। उसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम समझेंगे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। इसको एक बार ध्यान समझना, ठीक है ना। जय हिंद।